नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ईच एंड एवरी एग्ज़ाम्स, किसी भी लेवल का हो, लोअर टू हायर, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे टेक हो, नॉन टेक हो, सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रीजनिंग के प्रकार या तर्कणा के प्रकार। तो स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रीजनिंग, तर्क के प्रकार पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि तर्क है क्या, तर्कणा है क्या, तर्कणा का अर्थ क्या होता है, स्वरूप क्या होता है। तो अगर हम ब्रीफली बात करें तो क्या है, रीजनिंग इज़ अ टाइप ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग। तर्कणा या रीजनिंग या तर्क क्या है, एक प्रकार का रियलिस्टिक थिंकिंग है, वास्तविक चिंतन है। व्यक्ति तर्क के माध्यम से अपने चिंतन को क्रमबद्ध बनाता है तथा तर्क वितर्क के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचता है। यानी कि देखिए आगे क्या लिखा है, इट इज सिस्टमैटिक, लॉजिकल, कोहेरेंट। यानी कि ये क्रमबद्ध होता है, तार्किक होता है और सुसंगत होता है। सुसंगत का मतलब रिलेटिवली इन्फॉर्मेशन जो है हम हमेशा उसी को पिक करते हैं तर्क करने के लिए। और देखिए आगे लिखा है कि रीजनिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मान लीजिए जैसे आप कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं अपने कमरे में बैठकर, और अचानक जो है लाइट बुझ जाती है, जो बल्ब जल रहा है वो या जो CFL लगा है वो आपका बुझ गया। तो क्या हो गया, अंधेरा हो गया, कमरे में डार्कनेस आ गई। अब आपके सामने यह समस्या उठ खड़ी होती है कि रोशनी कहाँ से आए और पढ़ाई जारी रखी जा सके। तो अब क्या है, आपके मन में कई तरीके के तर्क आएंगे, लॉजिक या कह लीजिए रीजनिंग, कई तरीके के तर्क वितर्क आपके मन में आएंगे और अपने मन में आप कई तरह के तर्क करते हुए यह चिंतन करेंगे और यह सोच सकते हैं कि हो सकता है कि बिजली के मीटर के बगल का फ्यूज़ वायर जल गया हो, यानी फ्यूज़ उड़ गया हो। या आप ये भी सोच सकते हैं कि चूंकि बगल का कमरे का बल्ब जल रहा है, मान लीजिए आपके कमरे के बगल में एक कमरा है, उसका बल्ब जल रहा है, तो इससे आप किस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि जरूर ही लैंप का बल्ब है वो फ्यूज हो गया होगा। ठीक है। और आप क्या तर्क कर सकते हैं कि हो सकता है स्विच में प्रॉब्लम आ गई हो। इसके अलावा अगर बात करें तो और क्या आप सोच सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं कि हो सकता है लाइट ही चली गई हो, कहाँ से, मेन लाइन से। तो अब देखिए क्या है कि इससे ये स्पष्ट हो जा रहा है कि आपके मन में कई ढेर सारे सोचने के बाद कई ढेर सारे आपके मन में ये आए, विचार आए, कई तर्कणाएँ आई कि स्विच खराब हो सकता है, बल्ब खराब हो सकता है, या फिर वहाँ से लाइट चली गई हो, या ट्रांसफार्मर जल गया हो। तो ये देखिए, अब ये जितनी चीज़ें आप सोच रहे हैं ये आप इस समय रियलिस्टिक थिंकिंग कर रहे हैं, वास्तविक चिंतन कर रहे हैं। और वास्तविक चिंतन के द्वारा आप इस तथ्य पर पहुंच रहे हैं कि हाँ, बल्ब रोशनी चली जाने का ये पर्टिकुलर रीज़न है। तो तर्कणा क्या है, एक तरीके की थिंकिंग का प्रोसेस है। इससे इस एग्जांपल से हमें क्या पता चला कि जो चिंतन है वो एक सोचने की प्रक्रिया है, ये एक सिस्टमैटिक वे है, क्रमबद्धता पाई जाती है इसमें, और इसमें तर्क वितर्क करते हुए कोई भी इंसान किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, कंक्लूजन पर। ठीक है। तो इसी तरीके से क्या आप तर्कणा में आप लोग स्टेप्स भी जानते हैं कि सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम्स, फिर उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा है, फिर उसके बाद ड्राइंग इंटरफेरेंस है, उसके बाद है एक्सपेरिमेंट, एंड देन वन लास्ट में आप लोग डिसीजन करते हैं।
अब स्टार्ट करते हैं कि रीजनिंग के कितने प्रकार हैं। तो देखिए जैसा लिखा है, पहला है डिडक्टिव रीजनिंग निगमनात्मक तर्क, दूसरा है इंडक्टिव रीजनिंग आगमनात्मक तर्क, फिर है एबडक्टिव रीजनिंग अपवावर्तन तर्क, फिर है वर्बल यानी शाब्दिक अशाब्दिक गणितीय और विश्लेषणात्मक। वैसे अगर सही से देखिए तो रीजनिंग के कई टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन आज हम लोग जनरल टाइप्स के बारे में ही पढ़ेंगे जो कि मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे। तो डिडक्टिव रीजनिंग सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग निगमनात्मक तर्क। तो देखिए क्या है डिडक्टिव रीजनिंग। तो लास्ट क्लास में मैं इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग पर एक वीडियो भी बना चुका हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, हम हमेशा रूल्स टू एग्जाम्पल की ओर जाते हैं, यानी कि बच्चों को सबसे पहले क्या बता दिया जाता है, नियम बता दिया जाता है। यानी कि हम लोग कहाँ से कहाँ जाते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये किस में जाते हैं हम लोग, डिडक्टिव रीजनिंग में। तो देखिए लिखा क्या है डिडक्टिव रीजनिंग में, अ टाइप ऑफ लॉजिक इन विच वन गोज फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट टू अ स्पेसिफिक इंस्टेंस, जैसा कि अभी मैंने बताया। अब निगमनात्मक तर्क क्या है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिखा है, ऑल मैन आर मॉर्टल, सॉक्रेट्स इज अ मैन, देयरफॉर सॉक्रेट्स इज मॉर्टल। यानी कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, सुकरात एक मनुष्य है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि सुकरात भी मरणशील है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये देखिए डिडक्टिव रीजनिंग का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि सभी मनुष्य मरणशील हैं, ऑल मैन आर मॉर्टल। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये एक यूनिवर्सल या कह लीजिए यूनिवर्सल ट्रुथ है, या ये एक जनरलाइजेशन है, जनरलाइज्ड रूल है, सामान्यीकरण नियम है कि इस दुनिया में जो आया है उसको जाना ही जाना है। और डिडक्टिव रीजनिंग क्या कहता है कि हम लोग नियम से एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। तो सभी मनुष्य मरणशील है, सुकरात मनुष्य है, इसलिए सुकरात भी क्या है, मरणशील होगा। तो ये है आपका डिडक्टिव रीजनिंग। और ये जो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, ये जो एग्जाम्पल है ये सिलोलिज्म इसको बोलते हैं हम लोग, ये सिलोलिज्म का एक प्रकार है। अब अगर हम एक और छोटे से एग्जाम्पल की बात करें डिडक्टिव रीजनिंग में, तो देखिए एक एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ जहाँ धुआं होता है, जहाँ जहाँ धुआं होता है, ये मेजर प्रीमाइस हो गया कि जहाँ जहाँ धुआं होता है कॉमा वहाँ आग होती है, इसको बोलते हैं मुख्य कथन। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है, ये स्टेटमेंट 1 हो गया। अब स्टेटमेंट 2 है कि पहाड़ पर धुआं है, पहाड़ पर धुआं है, ये स्टेटमेंट 2 हो गया। अब इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, कंक्लूजन ये है कि पहाड़ पर आग है। अब देखिए एक जनरलाइज टर्म है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है, मोस्टली ऐसा देखा जाता है। और अगला स्टेटमेंट है पहाड़ पर धुआं है, तो इससे हम क्या किस निष्कर्ष पर पहुँच रहे हैं कि पहाड़ पर आग है। तो इसको बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, जिसमें कि हम लोग नियम से एग्जाम्पल की ओर जाते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। अब नेक्स्ट रीजनिंग है आपका इंडक्टिव रीजनिंग या आगमनात्मक तर्क। अब आगमनात्मक तर्क क्या है, अच्छा आगमनात्मक तर्क, हाँ। तो आगमनात्मक तर्क में हम लोग क्या करते हैं, जो आगमनात्मक तर्क है उसमें हम लोग हमेशा एग्जाम्पल्स टू रूल या फिर स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं। यानी कि सिंपल सा समझिए कि डिडक्टिव रीजनिंग का उल्टा होता है इंडक्टिव रीजनिंग। और इंडक्टिव रीजनिंग में हम लोग पहले बच्चों को बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स बता दिए जाते हैं, उसके बाद उसे एक विशेष रूल या नियम की ओर, जनरलाइजेशन की ओर बढ़ाया जाता है। तो अगर हम इंडक्टिव रीजनिंग के एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए पहला एग्जाम्पल जैसे है, एवरी क्विज हैज़ बीन ईजी देयरफॉर द टेस्ट विल बी ईजी। यानी कि हर जो प्रत्येक क्विज था, जो प्रत्येक टेस्ट था वो बहुत ही ईजी है। इसका मतलब क्या है कि अगला जो आगे टेस्ट होगा वो ईजी ही होगा।
यानी कि आपने क्या किया, आपने देखा कि जितने टेस्ट पहले हुए हैं वो सारे क्या हैं, बहुत ईजी हैं, यानी आपके पास बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल दिख चुके हैं उससे रिलेटेड। तो आप किस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कल जो एग्ज़ाम होगा वो भी ईजी होगा, या अगला टेस्ट जो होगा वो भी ईजी आएगा। या फिर सिंपल सा एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं कि मान लीजिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच हो रहा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 5 वनडे 5 मैचों की सीरीज़ है। अब आपने ये देखा कि इससे पहले इंडिया का मैच हुआ था न्यूजीलैंड के साथ, और 5 मैचों की सीरीज़ वो भी थी, और इंडिया ने वो सारे मैच जीते थे न्यूजीलैंड से। अब इंडिया ने वो सारे 5 मैच पिछले जीते हैं न्यूजीलैंड से। अब इस आधार पर आगे आने वाली जो सीरीज़ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की 5 मैचों की, तो अब आप इस आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि न्यूजीलैंड एक मजबूत टीम है। इंडिया जब उससे जीत गई तो ऑस्ट्रेलिया से भी वो अवश्य ही बाकी के 5 मैच, 5 नहीं तो 3 से 4 मैच या सीरीज़ जीतेगी ही जीतेगी। यानी आप कहाँ, आप किस निष्कर्ष पर पहुँचे, आप पहुँचे एग्जाम्पल्स से रूल की ओर। आपने उसको जनरलाइज किया, स्पेसिफिक टू जनरल। अब अगला एग्जाम्पल देखिए क्या है, द टीचर यूज्ड पावर पॉइंट इन द लास्ट फ्यू क्लासेज, देयरफॉर द टीचर विल यूज़ पावर पॉइंट टुमारो। यानी कि जो हमारा क्लास के शिक्षक हैं वो पिछली जितनी भी क्लासेस उन्होंने ली हैं उन सब में उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या पीपीटी के द्वारा पढ़ाया है। तो अब आप इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आगे की जो क्लासेस हैं, कल होने वाली जो क्लास है वो भी टीचर जो है पावर पॉइंट के द्वारा ही पढ़ाएंगे। तो ये है इंडक्टिव रीजनिंग। और आपको पता होगा इंडक्टिव रीजनिंग के जो जनक हैं किनको माना जाता है, बेकन को। बेकन, ठीक है। और डिडक्टिव रीजनिंग के माना जाता है एरिस्टोटल को। नाउ आगे देखिए क्या है, अगला टाइप है आपका एबडक्टिव रीजनिंग या अपावर्तन तर्क। एबडक्टिव रीजनिंग या अपावर्तन तर्क, तो क्या है अपावर्तन तर्क, तो इसके बारे में देखिए क्या है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये है क्या। तो अगर हम एबडक्टिव रीजनिंग की बात करें तो यू हैव अ कफ अ फीवर ऑफ 101 डिग्री। मान लीजिए कि आपको कफ है और 101 डिग्री बुखार है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, आपकी नाक बह रही है, दर्द हो रहा है शरीर में, जुकाम है और डायरिया टाइप का लग रहा है। तो आपको ये सिम्टम्स जो हैं पिछले 5 दिनों से हैं, यू हैव हैड दिस सिम्टम्स फॉर 5 डेज। तो गिवन दिस इन्फॉर्मेशन योर बेस्ट गेस इज दैट यू हैव इन्फ्लुएंजा और द फ्लू। यानी कि आप पिछले 5 दिनों से अपने शरीर की कंडीशन देख रहे हैं और आपने ये अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है आपको इन्फ्लुएंजा है या फ्लू हो गया है, बट यू आर नॉट कम्प्लीटली सर्टेन, पर आप श्योर नहीं होते हैं। तो ये क्या है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एबडक्टिव रीजनिंग। यानी कुल मिलाकर बात कहें तो जो एबडक्टिव रीजनिंग है वो पार्शियली या आंशिक रूप से इंडक्टिव रीजनिंग का ही पार्ट है। आंशिक रूप से इंडक्टिव रीजनिंग उसमें थोड़ी सी इंट्रोड्यूस होती है। देखिए, लेकिन उसमें होता क्या है कि हम प्रोबेबिलिटी, संभावना के आधार पर निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। प्रोबेबिलिटी कह लीजिए या गेस कह लीजिए या कंजक्चर कह लीजिए। यानी कि जब हम कंजक्चर के आधार पे, प्रोबेबिलिटी के आधार पे, गेस के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, एबडक्टिव रीजनिंग। इसको एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं और आपका जो फ्रेंड है वो पिछले 3-4 दिनों से उसको खांसी आ रही है, कफ है, खांसी आ रही है, सूखी खांसी आ रही है। तो 4-5 दिन, हफ्ते भर हो गए और आपने देखा कि उसकी खांसी सही नहीं हो रही है। तो आपके मन में ये शक बैठ जाएगा कि कहीं इसको टीबी की बीमारी तो नहीं है। तो आप हो सकता है इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि हो सकता है इसको टीबी हो, या हो सकता है उसको कोरोना के जो लक्षण है वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, इसको पर्सनली ना लीजिएगा। तो इस तरीके से क्या है कि हम संभावनाओं के आधार पर कहाँ पहुँचते हैं, निष्कर्ष पर। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एबडक्टिव रीजनिंग। तो देखिए लिखा भी है, एबडक्टिव रीजनिंग इज टू एबड्यूस और टेक अ लॉजिकल एज्यूम्शंस, एक्सप्लेनेशंस, इन्फरेंस, कंक्लूजन, हाइपोथेसिस और बेस्ट गेस फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन और सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी बहुत ढेर सारे अवलोकनों के बाद जब हम
अंदाज़ा लगाते हैं या संभावनाएं व्यक्त करते हैं, कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं और तब निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? एब्डक्टिव रीजनिंग। बिकॉज द कंक्लूजन इज मेयरली अ बेस्ट गेस, क्योंकि जो हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वो हमारे सर्वोत्तम अंदाजों या अनुमानों में से एक होता है। तो द कंक्लूजन दैट इज ड्रॉन मे और मे नॉट बी ट्रू, यानी कि आपका जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो सही हो भी सकता है और नहीं भी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका एब्डक्टिव रीजनिंग। अब इसी तरीके से अगली रीजनिंग की बात करें तो क्या है? एब्डक्टिव रीजनिंग के बाद है आपका वर्बल रीजनिंग या शाब्दिक तर्क। तो वर्बल रीजनिंग सिंपल सा क्या है? शाब्दिक कथन आप लोग डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं। शाब्दिक वर्बल रीजनिंग के एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप लेटर सीरीज जो पढ़ते हैं वो वर्बल रीजनिंग का एग्जांपल है। जैसे ए लिखा है, सी लिखा है, ई लिखा है, उसके बाद पूछ लिया गया कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, या ए बी लिखा है, फिर ए बी लिखा है, तो अगला टर्म क्या होगा, इस टाइप का। तो ये क्या है? वर्बल रीजनिंग के एग्जांपल है। अगर और एग्जांपल की बात करें वर्बल रीजनिंग के, तो वर्बल रीजनिंग का एग्जांपल ये भी हो सकता है आपका जो सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं, जो एनालॉजी है आपकी। एनालॉजी का मतलब जैसे आपका टी रिलेटेड है, यानी चाय पत्ती रिलेटेड है चाय से, तो कॉफ़ी कोकोआ रिलेटेड होगा किससे? तो वो किससे रिलेटेड होगा? कॉफ़ी से। इस टाइप के क्वेश्चन ये आपका एनालॉजी कहलाता है। उसके बाद कोडिंग है, उसके बाद डायरेक्शन है। कोडिंग है, डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चन आप लोग लगाते हैं वो, अब ब्लड रिलेशन जो आप लोग क्वेश्चन लगाते हैं वो, ये सब किसके एग्जांपल हैं? वो ये सब एग्जांपल हैं आपका जो घड़ी है, कैलेंडर है, घन घनाभ है, प्रतिबिंब है, ये सब आपका इंडक्टिव वर्बल रीजनिंग के एग्जांपल हैं। अब अगला है आपका, देखिए, नॉन वर्बल रीजनिंग। अब देखिए नाम से ही पता चलना, नॉन वर्बल, जिसमें शब्दों या भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो नॉन वर्बल रीजनिंग क्या है? नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें तो बस इसका एग्जांपल समझिए। जैसे जो फिगरल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फिगरल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो नॉन वर्बल रीजनिंग है। जैसे मान लीजिए कि आप देखते हैं कि एक सर्किल है, फिर उससे बड़ा सर्किल, फिर उससे छोटा सर्किल, या एक सर्किल के अंदर एक और सर्किल, और इसके अंदर एक 3 सर्किल। तो अब नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे? तो इस तरीके का क्वेश्चन है, ये फिगरल क्वेश्चन इसको कहते हैं। तो ये आपका है, तो हाँ, तो ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग के एग्जांपल हैं। अब अगर हम बात करें और क्या क्या है, जैसे नॉन वर्बल रीजनिंग जो आपका वाटर वाला है, वाटर इमेजेस वाले क्वेश्चन आते हैं, जल प्रतिबिंब वाले, या मिरर वाले जो क्वेश्चन है, मिरर प्रतिबिंब वाले, या आपका कह लीजिए कि कागज़ मोड़ना काटना, जैसे कोई कागज़ दे रखा है, उसको मोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी, इस टाइप के क्वेश्चन है। ये सब आपका आता है नॉन वर्बल रीजनिंग में। अब नेक्स्ट रीजनिंग है आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि जितने भी मैथमेटिक्स नंबर सीरीज़ हैं, जैसे कि एग्जांपल नंबर सीरीज़ हो गया। जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा है 2 है, फिर 2 क्यूब है, 2 क्यूब है, फिर 2 टू द पावर 5 है, तो अगला टर्म क्या होगा? तो 2 टू द पावर 7 होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपका मैथमेटिकल रीजनिंग के एग्जांपल हैं। अब नेक्स्ट वन है आपका एनालिटिकल रीजनिंग या विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति या विश्लेषणात्मक तर्क। अब विश्लेषणात्मक तर्क की बात करें तो देखिए इसका एग्जांपल है जैसे अनुमिति किसको कहते हैं? जैसे आप लोग को याद होगा, जैसे एक हम लोग क्वेश्चन इस टाइप के लगाते थे कि ABCDEFG 7 फ्रेंड्स हैं जो कि 3 कारों से अलग अलग जा रहे हैं। प्रत्येक कार में 2 लोग बैठे हैं, एक ही कार नीली है, सफ़ेद है, दूसरे की हरी भूरी है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं इसको बोलते हैं अनुमिति। अब अनुमिति के बाद और भी इसमें जैसे है आपका आरेखीय निरूपण है, और अगर एग्जाम्पल की बात करें या फिर आंकड़ा निर्णयन है, ये सब किस में आता है आपका? ये सब आते हैं आपके एनालिटिकल रीजनिंग में। एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब देखिए क्या होता है? विश्लेषण करना, तथ्यों का क्या करना? विश्लेषण करना। जैसे इधर देखिए क्या है एनालिटिकल रीजनिंग के लिए। देखिए एनालिटिकल रीजनिंग क्या है? ब्रेक्स अ जर्नल ट्रुथ डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, यानी कि एक जो सामान्य तथ्य है
उसको कई भागों में छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ही क्या है, एनालिटिकल रीजनिंग है। और सिंथेटिक रीजनिंग क्या है, देखिए सिंथेटिक लिखा है, मेकिंग अ रिलायबल जनरलाइजेशन अबाउट पर्टिकुलर फैक्ट्स, मतलब पर्टिकुलर फैक्ट्स छोटे छोटे तथ्यों को जुटाकर एक जनरलाइजेशन या एक जनरलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये आपका क्या है, सिंथेटिक रीजनिंग है। अब देखिए क्या है, जैसे डिडक्टिव रीजनिंग में देखिए अभी अभी शुरुआत में ही बताया, यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर हम लोग जाते हैं। और इसमें क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव इन्फरेंस, यानी कि जो हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं उसकी व्याख्या करते हैं। और नेसेसरी कंक्लूजन, इसमें कंक्लूजन बहुत ही ज़रूरी होता है, किसमें, निश्चित होता है, फिक्स होता है डिडक्टिव रीजनिंग में। और इंडक्टिव रीजनिंग की बात करें तो देखिए हम लोग पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं, यानी कि यूनिवर्सल पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल। और इसमें क्या होता है, जो निष्कर्ष होता है फिक्स नहीं होता है, प्रोबेबल होता है, संभावित निष्कर्ष होता है। और ये नॉन डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है नेचर में। और देखिए प्लस ये लिखा है अ प्रियोरी विदाउट सेंस एक्सपीरियंस रीजनिंग वर्सेस। और पोस्टियरी, तो अ प्रियोरी और पोस्टियरी भी मैंने जो है लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर रखा है। तो इस तरीके से क्या है, आज हम लोगों ने देखा कि क्या है रीजनिंग के टाइप्स। अब अगर हम इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में भी बात करें तो इसके भी देखिए 6 टाइप हैं, लेकिन उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसके टाइप्स के बारे में जान लीजिए। क्या है, पहला है जनरलाइजेशन, दूसरा है एनालॉजी, तीसरा है साइन, चौथा है कॉजिशन, पांचवा है ऑथोरिटी, और लास्ट वन है आपका पैरेलल केसेस। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ रीजनिंग। आशा करता हूँ आपकी कोई ये क्लास समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।